आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लस जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं उसको मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं केवल क्वेश्चंस और आंसर को ही कराने वाला हूँ, जिसमें मैं 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। जब आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देख लोगे तो इससे रिलेटेड आपको वापस ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी और टॉपिक को देखने की जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उन सभी को कवर करा दूंगा। छोटी सी वीडियो होगी, आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिविजन कर पाओगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं तो मैं सबसे पहले जो एक इस चैप्टर से रिलेटेड वन लाइनर जितने भी जो क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं उनको मैं कवर कराऊंगा, फिर 3 नंबर और 5 नंबर वाले को हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला है लिवरे। लिवरे जो है ये फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। 1 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है। अगला है टाइद। टाइद जो होता है ये चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर है और दूसरा है टाइल, ये राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर है। इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है टाइद और टाइल करके। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रखते हो कि जो टाइल है ये राज्य द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जो टाइल है राजा के घर में लगाया जाता है, जो राजा वसूलता है वो राज्य द्वारा ही वसूला जाता है। ठीक है, तो जो टाइल है वो राजा के घर में लगाया जाता है, तो इसलिए इस तरीके से राज्य द्वारा वसूला जाता है, और जो टाइल है वो चर्च द्वारा वसूला जाता है। अगला है जो एक ये बुक है इसका नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसको लिखा है जॉन लॉक ने। इसमें इन्होंने बताया है कि जो राजा के जो देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। कहने का मतलब जो राजा है ये कहते थे कि इनको देवी अधिकार प्राप्त थे, तो इस बात का खंडन किया है जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक का नाम टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में। याद रखना डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, या तो ये व्यक्ति का नाम दे देगा, इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेगा, या पुस्तक का नाम दे देगा, व्यक्ति का नाम पूछ लेगा। इसके अलावा ये भी रखना कि इन्होंने अपनी बुक में क्या कहा था। अगली जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लूज, इसको लिखा है मोंटेस्क्यू ने, और सरकार इसमें इन्होंने बताया है कि सरकार के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भी शक्तियों का विभाजन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ये व्यक्ति हैं इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लूज में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्याख्या की है और कहा है कि जो शक्तियां होनी चाहिए उनके बीच, इनकी इन संस्थाओं के बीच बटी होनी चाहिए। अगला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनको रूसो ने लिखा है। तीसरा स्टेट क्या है, एक ही शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसको आबे ने लिखा है। ठीक है, तो इन जो ये किताबें हैं इनको जरूर याद रखना, 1 नंबर का यहाँ से पूछता ही पूछता है। आगे देखते हैं इसके। तो देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। टूटी हुई जंजीर, और देखिए इस तरीके जो प्रतीक की बात करें तो 6 से 7 प्रतीक है। ठीक है, तो सारा करने की जरूरत नहीं है, जो मेन है और जो बार बार पूछे जाते हैं उसको आप कर लो, इससे आप इन चीजों का आसानी से कर पाओगे। जैसे टूटी हुई जंजीर, इसका अर्थ है आजादी का प्रतीक। राजदंड, इसका अर्थ है शाही सत्ता का प्रतीक। और लाल टोपी, ये जो लाल टोपी है इसका अर्थ होता है कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर पहने जाने वाली टोपी, इसका यह मतलब है लाल टोपी का। आगे देखिए जेकोबिन क्लब का जो नेता था वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर है। ठीक है, पूरा नाम याद ना रखे आप रोबेस्पियर भी याद रख सकते हो, ठीक चलेगा। तो जो जेकोबिन क्लब है इसकी जो स्थापना की वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने की थी। इसके अलावा याद रखना ये भी कि जो जेकोबिन क्लब के जो सदस्य होते थे ये गरीब वर्ग ही होता था। ठीक है, जिसमें किसान, मजदूर, आम व्यक्ति ये सब आते थे, ये जेकोबिन क्लब के सदस्य होते थे। इसके अलावा अगला, जेकोबिन क्लब के सदस्य को सोकुलूत कहा जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। इसके अलावा देखिए लुई 16 को न्यायालय द्वारा, जो न्यायपालिका थी फ्रांस की, न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को पैलेस दी, मतलब 1721 मतलब देखिए कि जो लुई 16 था उसको न्यायालय द्वारा देशद्रोह का मतलब देशद्रोह घोषित कर दिया गया, और इसके आरोप में 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दे दी गई थी। और जिस जगह पे फांसी दी गई थी उसका नाम था कॉनकॉर्ड। ठीक है, द पैलेस कॉनकॉर्ड इसका पूरा उस जगह का नाम था। ये भी याद रखना, 21 जनवरी 1793 को द पैलेस कॉनकॉर्ड में इसको फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, महिलाओं का एक संगठन था। महिलाओं ने अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठन को बनाया था। याद रखना डायरेक्ट इन पूछ लेता है। ठीक है, तो इस पूरे मतलब जो नाम है इस संगठन का, इसका नाम याद रखना। इसके अलावा जो निग्रो है ये अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए उपयोग होता था, ये निग्रो। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1 नंबर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है उसको मैंने कवर करा दिया है।
इससे ज्यादा 1 नंबर में और कुछ नहीं पूछता है। इसके अलावा अब बाकी हम जितने भी जो 3 नंबर वाले और जो 5 नंबर वाले देखें, अब जो हमें देखना है 3 नंबर वाले जो 5 नंबर वाले थे हम उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो आता ये है कि बास्तील का किला फ्रांसीसी लोगों के लिए घृणा का केंद्र था, स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बास्तील का किला है ये फ्रांसीसी लोगों के लिए घृणा का केंद्र था, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते थे कि जो बास्तील का किला है ये इसको घृणा का केंद्र इसलिए माना जाता था क्योंकि ये निरंकुश शक्तियों का केंद्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है इसका, ठीक है, कि लोगों को लगता था कि जो निरंकुश शक्ति है, जो राजा है, उसकी जो शक्ति का केंद्र है वो बास्तील का किला ही है, क्योंकि यहाँ पे और इसके अलावा लोगों के लिए घृणा का केंद्र इसलिए भी था क्योंकि लोगों को लगता था यहाँ पे हथियार और गोला बारूद वगैरह छुपा के रखे गए हैं। इसके साथ साथ जितने भी जो कैदियां होती थी उनको बास्तील के किले में रखा जाता था, तो इसलिए जो बास्तील का किला था ये फ्रांसीसी लोगों के लिए घृणा का केंद्र था। 3 पॉइंट याद रखना, 3 नंबर में ही ये क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ रखा है, इस बार पे आने की संभावना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें। ठीक है, देखिए कि जो फ्रांसीसी 14 जुलाई 1789 को जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके प्रमुख कारणों की व्याख्या करनी है जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ताकि फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे रीजन क्या क्या था, तो पहला ये था कि चर्च द्वारा किसानों से कर वसूला जाता था, मतलब सरकार तो टैक्स वसूलती थी, वहां की चर्च भी टैक्स वसूलती थी, और अगर कोई किसान चर्च को टैक्स नहीं दे पाता था तो चर्च उसकी भूमि जब्त कर लेते थे। तो इस तरीके से ये इनका इस तरीके से जो चर्च है ये किसानों का मतलब शोषण करते थे। इसके अलावा जो पादी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था, मतलब जो अमीर वर्ग था, ये 2 वर्ग है, इनको सभी शुल्कों से मुक्ति प्राप्त थी। मतलब जो पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता था, और जो सारे जो शुल्क है, टैक्स है, वो केवल जो देना पड़ता था वो तृतीय स्टेट को ही देना पड़ता था। देखिए अगर फ्रांस के समाज की बात करें तो 3 भागों में बटा हुआ था, प्राथमिक स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इसमें आते थे पादरी वर्ग, इसमें आते थे कुलीन वर्ग। तो ये पहले जो 2 वर्ग है इनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, सारे के सारे जो टैक्स वो तीसरा वर्ग ही देता था, और इसी तीसरे वर्ग में आते थे किसान आता था, मजदूर आता था, गरीब वर्ग आते थे, तो सारे इसी में आते थे और इन्हीं से सारा टैक्स वसूला जाता था। ये भी कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी थी फ्रांस के समाज के लिए, ठीक है, और इस लोग इससे इस बात से दुखी थे। इसके अलावा अगला है कि किसानों को अपने मालिकों के घर तथा खेतों में काम करना पड़ता था, वो भी फ्री में। मतलब किसान अपनी खेती पे काम कर ही रहा है, इसके साथ साथ जो उनके मालिक हैं उनके घरों पर और खेतों में भी काम करना पड़ता था, वो भी फ्री में, जिसे कहते थे बेगार। ठीक है, तो लोग इससे भी परेशान थे। और जो तृतीय स्टेट के लोगों को सैन्य सेवा देनी पड़ती थी, ये सबके लिए कंपलसरी होता था कि एक एज के बाद जो युवा वर्ग है उसको सैन्य सेवा देनी ही पड़ती थी। इसके अलावा जब भी युद्ध वगैरह होता था तो उनके लिए इनके पास कोई प्रशासन, कोई मतलब स्किल सेना तो होती नहीं थी, ये अपने जो इनके शहर के या फिर जो इनके जो देश के जो नागरिक होते थे उन्हीं को ये युद्ध में लेकर चले जाते थे। तो इसके अलावा इनको सैन्य सेवा देनी पड़ती थी, यहाँ के लोगों को सड़कों के निर्माण में सहयोग देना पड़ता था, और इसके लिए इनको किसी प्रकार का कोई वेतन वगैरह नहीं दिया जाता था। और कीमतें बहुत ज्यादा थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे थी। तो यही रीजन रहता है कि फ्रांसीसी क्रांति होती है 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, तो इसमें से अगर 3 नंबर का है 3 पॉइंट लिख देना, 5 नंबर में आए कोई भी 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान। ठीक है, जो ये आता है 5 नंबर में ही आता है ये। ठीक है, ज्यादा चांसेस आता है तो 5 नंबर में ही आता है। तो देखिए इसका आप आंसर किस तरीके से लिख सकते थे कि फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी तो इसमें दार्शनिकों का क्या योगदान है। जो दार्शनिक यहाँ पे है ना ये पढ़े लिखे लेखक वर्ग से है। ठीक है, मतलब लेखकों का क्या योगदान है, क्योंकि जो ये दार्शनिक वर्ग है इन्होंने टाइम टू टाइम क्या किया है, बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली, पुस्तकें निकाली है। अब उस पुस्तकों में ये क्या करते थे, निरंकुश जो शासक होते थे, जो राजा वर्ग होते थे, उनका ये विरोध करते थे। और जब अब इनकी बातें जब क्या है आम जनता के बीच पहुंची, तो इसके बाद आम जनता के अंदर एक राष्ट्रवाद को लेकर या फिर एक निरंकुश शक्तियों को लेकर एक उत्तेजना पैदा हुई। ठीक है, कि जो उनके साथ जो किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है, और इसीलिए देश के अंदर फ्रांस के अंदर विद्रोह देखने को मिलता है। और यही रीजन रहता है कि फ्रांस पूरे यूरोप में सबसे पहले यहाँ यहीं पे संविधान देखने को मिलता है पूरे यूरोप के अंदर। तो उसी को देखना है कि फ्रांसीसी क्रांति के अंदर दार्शनिकों का क्या योगदान रहा। ठीक है,
तो देखिए पहले पहले बात करते हैं जॉन लॉक और जैक रूसो को। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है जो दो व्यक्ति जॉन लॉक और जैक रूसो, इन्होंने क्या किया है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसर के विचार पर आधारित बात की। मतलब इन लोगों ने, जो जॉन लॉक है, जो जैक रूसो है, इन्होंने स्वतंत्रता की बात की, इन्होंने समान नियमों की बात की कि महिला पुरुष अमीर गरीब सबके लिए समान नियम होने चाहिए, समान अवसर की बात की। ठीक है, कि हर चीज में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुलीन वर्ग के लिए कुछ और नियम कानून है और जो गरीब वर्ग है इसके लिए कुछ और नियम कानून होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से किसी प्रकार का, अब जैसे प्राथमिक स्टेट और द्वितीय स्टेट को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना था, तृतीय स्टेट को ही टैक्स देना था, तो ये समान अवसर नहीं हुआ। तो इस तरीके के लेकर जो जॉन लॉक और जैक रूसो ने इन्होंने इन विचारों की बात की। और जब ऐसी बातें जब जनता तक पहुंची तो उनको भी ये बात लगा कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें भी समान अवसर मिलना चाहिए, हमें भी मतलब स्वतंत्रता मिलना चाहिए, हमारे लिए भी सारे नियम कानून समान होने चाहिए। तो यही रीजन रहते हैं कि आगे चल के जो क्रांति होती है उनपे मतलब जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और यही रीजन रहता है कि फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो पहला तो आपने ये समझ गए जॉन लॉक और जैक रूसो ने क्या काम किया। इसका अगला देखिए, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। अब जो ये पुस्तक है इसमें ये जॉन लॉक ने लिखा है। ठीक है, तो इस जॉन लॉक में इन्होंने बात किया कि जो राजा का जो देवी और जो निरंकुश अधिकार है इनके सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, मतलब जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में ये बात कही कि जो राजा के पास जो देवी अधिकार है ये कुछ ऐसा होता नहीं है, जो निरंकुश अधिकार है ये होना ही नहीं चाहिए। मतलब देश के अंदर निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं होना चाहिए, और राजा जो ये कहता है कि उनके पास देवी का अधिकार है या फिर राजा ने उनको या फिर मतलब भगवान ने या देवताओं ने उनको भेजा है, तो ऐसी बातें, इन बातों का खंडन किया। ठीक है, अपनी इस पुस्तक में। इसके अलावा द स्पिरिट ऑफ लूज, ये जो व्यक्ति मोंटेस्क्यू इन्होंने लिखा है, और इसमें उन्होंने बात कही कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब तो देश के अंदर जो सरकार होनी चाहिए उस सरकार के अंदर जो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए वो इन तीन संस्थाओं के मध्य होना ही चाहिए, और इस प्रकार से देश चलना चाहिए। तो जब ये बातें, ये विचार जनता के समक्ष आती हैं तो जनता भी ये तुलना करने लगती है कि कहीं ना कहीं यही बातें ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि जब जनता के समक्ष ये बातें पहुंचती हैं, ये विचार आते हैं, तो जनता फिर तुलना करने लगती है कि निरंकुश व्यवस्था में उनको क्या क्या सुविधा मिल रही है और इसमें क्या क्या सुविधा मिलेंगी। और इस तरीके से जनता को ये वाले विकल्प ज्यादा अच्छा लगा, और इस तरीके से देखने को मिलता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति होती वो इन्हीं विचारों को लेकर ही होती है कि जब राजा हटेगा तो उनको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये एक आंसर हो सकता है, और इसको आप अच्छे तरीके से आप लिख सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ रखा है। ठीक है, इससे आपको 5 नंबर वाले भी कवर हो जाएंगे और 1 नंबर वाले जो है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो नेशनल असेंबली है तो उसने क्या किया, 1791 के अंदर संविधान बनाया। तो उस संविधान के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, प्रावधान क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है, क्योंकि 1789 में तो जो क्रांति हुई थी उसके बाद राजा हट गया था, तो वही 1791 के अंदर फ्रांस के अंदर संविधान लागू हुआ। तो संविधान जब लागू हुआ तो उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, उसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो देखिए कई बार पूछ रखा है, आने वाले एग्जाम में भी ये पूछ सकता है, तो याद रखना इसको। देखिए पहला है कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, जो राजा होगा उसकी शक्ति को बिल्कुल ही सीमित कर देना, कम कर देना। इसके अलावा शक्तियों का जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बंटवारा। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो ये दार्शनिक वर्ग हैं इन्होंने जनता के सामने ये बातें रखी, और यही हुआ कि जब 1791 के अंदर जब संविधान बन गया तो उसमें यही प्रावधान हुआ कि जो शक्तियों का बंटवारा किया गया वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इसके अलावा जो नेशनल असेंबली थी इसका चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा करने का प्रावधान रखा गया। अब देखिए सक्रिय नागरिक का मतलब वो होता था जो टैक्स दे पाता था। ठीक है, जो अपने 3 दिन की मजदूरी, ठीक है, 1 महीने में जो 3 दिन की मजदूरी है नेशनल असेंबली को दे देगा, वो सक्रिय नागरिक के दर्जा कहलाता था। और इस सक्रिय नागरिक का दर्जा जो है केवल पुरुषों को ही दिया गया था, महिला और अमीर भी है तो भी उसको सक्रिय नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये केवल पुरुषों के लिए था। तो इस तरीके से जो नेशनल असेंबली बनी उसमें सक्रिय नागरिकों द्वारा नेशनल असेंबली का चुनाव करवाया जाएगा, ये बात कही गई। ठीक है, इसका मतलब जो गरीब वर्ग है वो इससे बाहर हो गया था, और 25 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से जब 1791 का संविधान लागू हुआ तो उसके ये कुछ प्रावधान थे। 3 नंबर पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 1793 से 94 के जो
काल है इसको आतंक का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो फ्रांस के अंदर जो शासन जो चल रहा है वो जैकोबिन क्लब का है। ठीक है, एक एक क्लब है जैकोबिन क्लब, और इसका जो नेतृत्व है, जो लीडर है वो रोबेस्पियर है। हमने 1 नंबर वाले उसमें देख लिया, वापस बता दिया, देखना। ठीक है, तो इस काल को ही आतंक का युग क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए। जो रोबेस्पियर है इसने नियंत्रण के लिए बहुत ही ज्यादा कड़े और सख्त नीति अपनाई थी। ठीक है, जैसे जो जैकोबिन क्लब से जो भी असहमति रखते थे, ठीक है, जो भी इनकी बात नहीं मानते थे, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। और अगर जो न्यायालय है इन लोगों को दोषी ठहराती थी या दोषी पाती थी, तो इनको डायरेक्ट गिलोटीन पे लटका दिया जाता था। ठीक है, गिलोटीन कुछ इस तरीके से दो खंभों के बीच मतलब इस प्रकार से एक धारदार ब्लेड वाला एक वो होता था, हथियार होता था। ठीक है, और यहाँ पे व्यक्ति को इस तरीके से लिटा दिया जाता था और इससे डायरेक्ट से छोड़ा छोड़ा जाता था, तो उसकी गर्दन कट जाती थी। तो आप ये देख सकते हो कि जब भी मतलब अगर न्यायपालिका ने किसी को दोषी ठहरा दिया कि हाँ कि ये दोषी है, तो डायरेक्ट उसको सजा नहीं मिलती थी कि उसको 3 साल 4 साल 5 साल की जेल, ऐसी कोई सजा नहीं होती थी, डायरेक्ट गिलोटीन पे लटका दिया जाता था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यही रीजन रहता है कि इसको आतंक का युग कहा जाता था। मतलब सिर्फ न्यायपालिका ने कह दिया कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है, तो उसको डायरेक्ट गिलोटीन पे ही लटका दिया जाता था। और यहाँ पे देखोगे तो किसी प्रकार की असहमति, मतलब किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था, असहमति आप नहीं दर्शा सकते। अगर आप असहमति दर्शाओगे तो आपको जेल में डाल जाएगा। तो ये रीजन रहता है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा सख्त नीति अपनाई, जिसके कारण इनको आतंक का युग कहा जाता है। 3 नंबर का जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो जैकोबिन क्लब है या रोबेस्पियर द्वारा किए गए कार्य, जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कौन कौन से काम किए? ठीक है, 3 नंबर में आते हैं, याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, सरकार ने मजदूरी को और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मतलब सरकार ने तय कर दिया कि जो मजदूरी होगी वो कितनी दी जाएगी, मतलब उससे कम आपको मजदूरों को नहीं देना। जैसे मान लेते सरकार ने 50 रुपए फिक्स कर दिया, एक मजदूर की इतना वेतन होगा, तो दिन का उसको 50 रुपए एक मालिक को देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मजदूरी तय कर दी, मजदूरी फिक्स कर दी, और कीमतों को भी फिक्स कर दिया, उसकी अधिकतम जो सीमा उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, मान लेते जो गेहूं है उसको आप 2 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बेच सकते, मान लेते हैं, इस तरीके से सीमा फिक्स कर दी। तो मार्केट में इससे ऊपर जो गेहूं है वो नहीं बेचा जा सकता। इससे ये होगा कि जो गरीब वर्ग है, मजदूर है, उसको राहत मिलेगी, और जो आखिर जो कीमतें जो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं उससे भी उसको राहत मिलेगी। इसके अलावा पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। पाव रोटी की राशनिंग का मतलब होता है कम रेट पर या फिर कम पैसे में लोगों को राशन उपलब्ध कराना, पाव रोटी उपलब्ध कराना। तो पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, ये भी सरकार का एक काम था। किसानों को अपना अनाज सरकार को बेचने के लिए बाध्य किया गया, ये भी कार्य किया जैकोबिन क्लब ने। और महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल में पाबंदी लगा दी गई। महंगा सफेद आटे का मतलब है जो विदेशों से यहाँ पे आयात करवाया जाता था इनके देश में, तो उस पर पाबंदी लगा दी गई। और चर्च को बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो चर्च की भवनें थी उनको दफ्तर ऑफिस वगैरह में तब्दील कर दिया गया। तो जो जैकोबिन क्लब था उन्होंने अपने शासनकाल में ये कुछ काम किए। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी अच्छे काम किए, जैसे इन्होंने महिलाओं के लिए जो शिक्षा थी वो अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक घर, जो फैमिली में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, उनकी शिक्षा के लिए उनको शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया था। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ और भी अच्छे काम किए। अगला क्वेश्चन आता है, ये आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर टिप्पणी करने को आता है। ठीक है, डायरेक्टरी जो शासित फ्रांस है इस पर टिप्पणी करने को आता है। 3 नंबर में आता है, कई बार पूछ रखा है, याद रखना। देखिए मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ ये होता क्या है। जैसे जब फ्रांस का संविधान लागू हुआ तो उसमें दो, मतलब यहाँ पे दो विधायिका, यहाँ पे इस तरीके से आप समझो, यहाँ पे 2 परिषद बनी। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर है संविधान, देखो सबसे ऊपर है यहाँ पे संविधान। अब इस संविधान के में 2 परिषद बनी, परिषद 1, इस तरीके से परिषद, यहाँ पे 2 परिषद बनी। अब ये क्या होगा कि दोनों परिषद होंगी, ये 5 व्यक्ति वाली एक ग्रुप को चुनेंगी। ठीक है, मतलब 5 व्यक्ति को चुनेंगी, और ये 5 व्यक्ति इसी को कहा जाता है डायरेक्टरी या डायरेक्टरी। ठीक है, आप इस तरह समझो कि ये देश का संविधान है, तो संविधान में 2 परिषद है, परिषद 1 और परिषद 2। अब दोनों परिषदें मिलके 5 व्यक्ति को जो चुनेंगी, यही जो 5 व्यक्ति हैं, जो 5 व्यक्ति का ग्रुप है, यही कहलाता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। मतलब इसी को कहते हैं डायरेक्टरी। अब होता क्या है कि जो ये परिषद, यही जो दोनों परिषद मिलके इसको चुन रही हैं, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो ये 5 व्यक्ति हैं, अब इनका मान लेते हैं इनकी विचारधारा इन लोगों की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। तो अक्सर देखने को मिलता है कि जो ये परिषद है और जो ये डायरेक्टरी है, इनके बीच हमेशा मतभेद रहता है। ठीक है, मतलब जो परिषद कहती है वो इनको अच्छा नहीं लगता, जो ये कहते हैं वो परिषदों को अच्छा नहीं लगता।
तो ऐसे में ये होता है कि जो परिषद होती है बार बार ये जो 5 व्यक्ति इनको चेंज कर देती है, इनको बर्खास्त कर देती है, इनको हटा देती है, अगले 5 व्यक्ति को ले आती है। और फिर एक टाइम बाद ऐसा आता है कि फिर वापस इनके बीच मतभेद देखने को मिलते हैं। तो इसी को कहा गया डायरेक्टरी शासित प्रदेश। देखिए, फ्रांस के संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान था। इसके अलावा इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। और अक्सर जो होता है डायरेक्टर का झगड़ा विधान परिषद से होता था और जो ये परिषद है उन्हें बर्खास्त कर देती थी। तो इस तरीके से टिप्पणी करने का था 3 नंबर में आता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, याद रखना, इस बार भी ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन आता है, नहीं एक बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन है और फिर ये चैप्टर हो जाएगा कवर। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये महिलाओं का संगठन, याद रखना इसको। ठीक है, तो जो ये संगठन है इसकी प्रमुख मांगे क्या थी, ये बनाई क्यों गई थी, इनकी डिमांड क्या थी। तो महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, पहली डिमांड। महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो, दूसरी डिमांड। और असेंबली के लिए चुना जाना और राजनीतिक पदों की मांग। तो ये कुछ प्रमुख मांगे थी। देखिए, मतलब जो ये जो सोसाइटी है इसकी कुछ प्रमुख मांगे थी। 3 नंबर में आता है, याद रखना। और अगला और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ी गई। तो फ्रांसीसी जो क्रांति है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए 3 प्रमुख विरासत छोड़ गई। ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता आता है। देखिए, स्वतंत्रता जैसे विचारों ने निरंकुश शासकों को के शासन का विरोध किया। ठीक है, अगला है समानता। जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना उत्पन्न हुई, जिससे पूरे यूरोप में समानता का जो विचार है इसका प्रसार हुआ। और जो बंधुता है इसका मतलब भाईचारा है। तो फ्रांसीसी क्रांति तभी संभव हो पाया जब लोग एकजुट हुए, जब लोगों के अंदर बंधुत्वता वाली भावना उत्पन्न हुई और उनके बीच भाईचारा बढ़ा और यह विचार पूरे यूरोप में फैला। तो जो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस फ्रांसीसी क्रांति से पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को ये 3 विचार देखने को मिले, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को पूरा कवर करा दिया है। अब अगर आपने वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देख लिया होगा तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई और टॉपिक देखने को मतलब पढ़ने को मिलेगा इसमें, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको मैंने कवर कर दिया, चाहे वो 1 नंबर का हो, 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। ठीक है, और इस तरीके से मैं आने वाले जो टाइम में धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर के इसी तरीके से जितने भी जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं और जो जितने भी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगा। इससे होगा क्या कि आपको चैप्टर जो है पढ़ने में जितना टाइम लगा होगा उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर लो और आप जब एग्जाम में बैठे हो तो देखोगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति से जितने भी जो क्वेश्चन आए वो इसी वीडियो से ही आए हैं। तो इस तरीके से वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।